ओके, सो बेसिकली लास्ट वीक हमने स्टार्ट करा था अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट करा, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टिश्यू से। ठीक है, टिश्यू में हमने पढ़ा कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो पहला हमने स्टार्ट किया था मेरिस्टेम टिश्यू से, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी टिश्यूज। फिर हम लोग गए थे हमारा पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्केलन कायमा के बारे में पढ़ा। फिर हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा। टिश्यू के बाद हमने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम हमें प्लांट की बॉडी में देखने को मिलता है, जो प्लांट की अनाटमी में होता है। ठीक है, तो हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू सिस्टम पढ़ा। ये 3 टिश्यू सिस्टम्स पढ़े हमने। उसके बाद इन 2 चीज़ों को कोरिलेट करते हुए हमने हर एक मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम, रूट और लीव्स की एनाटमी पढ़ी। फिर हमने डाइकॉट प्लांट के स्टेम, रूट और लीव्स की एनाटमी पढ़ी। नाउ मूविंग ऑन, आज की क्लास में व्हाट वी विल स्टार्ट विथ इज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, हमने जो पढ़ा था प्लांट्स के अंदर वो प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा, वो उनकी टिश्यू सिस्टम, वो उनकी एनाटमी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है, 2 टाइप का ग्रोथ हो रहा है प्लांट में। एक हमारा प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, दूसरा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट में। ठीक है, तो जब अपाइकल मेरिस्टेम के स्टेम्स डिवाइड कर जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं, और जब प्राइमरी टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइप के ग्रोथ को रूट और स्टेम की जब लेंथ बढ़ती है, यानी कि रूट लंबा हो रहा है, स्टेम लंबा हो रहा है, तो जब वो रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज करती है, किसकी हेल्प से इंक्रीज करेगी? तो अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से। अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से वो लेंथ इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम का ही जब टिश्यू डिवाइड करता है, उसके सेल में डिविजन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, तो प्राइमरी टिश्यूज की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से ही रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज को हम लोग, इस टाइप के ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जब प्लांट का रूट और स्टेम का लंबाई बढ़ेगा, बेसिकली लेंथ में वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब लेंथ, देखो 2 चीज होती है। एक होती है कि प्लांट लंबा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है प्लांट की। ठीक है, दूसरी चीज होती है प्राइमरी ग्रोथ के अलावा। ठीक है, डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में क्या होगा कि उनकी थिकनेस, ग्रिथ की थिकनेस बढ़ेगी प्लांट ऑर्गन्स की। वो किस वजह से बढ़ती है? वो सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से बढ़ती है। मतलब मान लो कि ये स्टेम इतना पतला है, अब ये स्टेम की थिकनेस कुछ यूं हो गई, अगर वैस्कुलर डाइसेक्शन करोगे इतना मोटा हो गया। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब उसकी जो थिकनेस बढ़ रही है ग्रिथ की, वो कैसे बढ़ रही है? तो वो हमारा जो सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये चीज को समझ रहे हो? अगर प्लांट की स्टेम इतनी पतली हो रही है, लंबी हो रही है, ये है हमारा प्राइमरी ग्रोथ। और यही प्लांट की स्टेम अगर इतनी थिक हो रही है, ठीक है, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, यानी कि प्लांट की स्टेम अगर थिकनेस में बढ़ेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब यही सेकेंडरी टिश्यूज में जो इंक्रीज होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी ग्रोथ में आई टोल्ड यू कि अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है वो 2 लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें अपाइकल में प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा था? प्राइमरी ग्रोथ में हमारा अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वही जब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए 2 लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, now what are these 2 lateral meristem? These are vascular cambium and cord cambium। ठीक है, जो 2 lateral meristems रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ की, वो है हमारे vascular cambium और cord cambium। ठीक है, अब देखो, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है हमारा, वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है, वो जिम्नोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, कैम्बियम कम होता है मोनोकोटिलेडोन्स में, कैम्बियम नहीं होता है, लैक ऑफ कैम्बियम इन मोनोकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है हमारा मोनोकॉट प्लांट्स में, वो नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारा सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं
मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। तो दो चीजें होती है इसमें, ठीक है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ स्टिलर रीजन में हो रहा है तो वो वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू होगा, और अगर वही सेकेंडरी ग्रोथ एक्सटिलर रीजन में हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा, वो कॉर्ड कैम्बियम की वजह से होगा। आई टोल्ड यू कि दो लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैस्कुलर कैम्बियम पहला मेरिस्टेम हो गया हमारा। अगर स्टेलर रीजन में इनकी ग्रोथ होगी सेकेंडरी ग्रोथ तो उसके लिए वैस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, और अगर एक्सटीलर रीजन में होगी तो कॉर्ड कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन बिगिंस अर्लियर देन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। देखो, पहले स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, फिर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होगा। यानी कि पहले ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वैस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ होगी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। उसके लिए कॉर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन की, जो कि हमारा वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वैस्कुलर। सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम के रिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नाउ a cambium which is present inside the vascular bundle, ठीक है। वैस्कुलर बंडल याद करो क्या होता है। वैस्कुलर बंडल में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारा, वो होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जब कैम्बियम जो कि हमारा वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। यानी कि जो कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में, सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। याद करो, कैम्बियम मैंने बताया था कहाँ होता है, ऊपर अगर फ्लोएम हो गया और बीच में कैम्बियम है, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, क्योंकि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, और ये एक टाइप का लैटरल मेरिस्टेम होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, अभी हम लोग प्राइमरी स्टेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। Now, cells of medullary rays become meristematic to form intravascular cambium, which is a secondary lateral meristem. ठीक है। अब क्या होगा कि देखो, पहले तो एक कैम्बियम प्रेजेंट है जिसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम को की फॉर्मेशन करवाएंगे, जो कि हमारा अब सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। यानी कि जो कैम्बियम पहले प्रेजेंट थी वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच, वो हमारा प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम था। अब क्या हुआ कि मेडुलरी रेस का जो सेल्स था वो मेरिस्टेमेटिक हो गया, और वो क्या कर दिया, वो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जब सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन हो गई, तो जो इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, जो हमारा देखो, जो पहले कैम्बियम था हमारा, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट था, उसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोले। और जो मेडुलरी रेज हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बना करके फॉर्म कर रहा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम की, जो कि हमारा सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो दो टाइप की कैम्बियम हमें मिली, एक प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम है जिसको हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, और एक सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है जिसको हम लोग इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों कैम्बियम्स को कंबाइन करके कलेक्टिवली हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। यानी कि जो हमारा प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम है और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है, उन दोनों को साथ में कंबाइन करके हम लोग वैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। नाउ वैसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट रिंग विच इज अ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एक कंप्लीट रिंग की तरह ये वैसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यही हम लोग पहले स्टेज में किस चीज की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। यही रिंग है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो पहला था। अब दूसरी चीज होती है एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। अब वैस्कुलर कैम्बियम के रिंग की तो फॉर्मेशन हो गई, अब इसके एक्टिविटी पे आते हैं।
ओके, स्टीलर रीजन, वेट मान लिया, आई शो यू द डायग्राम, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है, आई शो यू द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन एंड द स्टीलर रीजन, ठीक है। ये प्लांट्स के अलग अलग रीजन्स होते हैं जो प्लांट के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर दो एक्टिविटी होती है, ठीक है। पहली होगी कि एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और दूसरी जो एक्टिविटी होती है हमारी वो होती है initials, ठीक है। दो टाइप के इनिशियल्स होते हैं, एक हो गया, पहला हो गया हमारा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और दूसरा हुआ हमारा रे इनिशियल्स, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो पहली जो एक्टिविटी हो रही है हमारी, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ होते हैं वो पेरिफेरी फॉर्म हो रहे हैं, ये सेल्स करते हैं, ये सेल्स, और देखो तो हमारे फेरी की तरफ, यानी कि फेरी की तरफ ये फेरी, तो जो की तरफ सेल्स फॉर्म हो उनको हम इस सेल्स सेकेंडरी, ठीक है। ये सेल हुए, ठीक है। यहाँ हमारे सेंटर की तरफ करेंगे, यानी ये सेंटर या इन Okay, wait. Let me just reconnect to my Wi-Fi. Is it fine now, Malini? Malini, is my okay. तो देखो वे भी ठीक है। देखो वैस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ जो होते हैं, फ्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन द पेरीफेरी, ठीक है। कुछ सेल्स जो होते हैं ये पेरीफेरी की टूवर्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स पेरीफेरी की तरफ फॉर्म करेंगे उनको हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं, या फिर उनको हम लोग बास्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल्स पिथ की तरफ या सेंटर की तरफ फॉर्म करते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, ठीक है। उन सेल्स को हम लोग सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे या वुड बोलेंगे, ठीक है। तो जो लकड़ी होती
जो बोलते हैं कि प्लांट से वुड ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी जाइलम होता है, यानी कि जो सेंटर या पिथ में जो ये सेल मिलता है ना, यही हमारा वुड बनाता है। यही होता है वो वुड जिसको हम लोग बात करते हैं लकड़ी की, या जिससे फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। बाहर की जो सरफेस होती है उसको बास्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। By the pressure of secondary phloem, primary phloem is pushed towards the outside and gets crushed. ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकेंडरी फ्लोएम सेल्स बन रहा है रिंग की तरफ, देखो पहले वहां प्राइमरी फ्लोएम होगी, ठीक है, बट जब सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे पेरीफेरी पे, तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी फ्लोएम को पुश करेगा। तो जब ये प्राइमरी फ्लोएम को पुश करता है तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश्ड आउट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली क्या होगा कि जब सेकेंडरी जाइलम प्रेशर देगा तो प्राइमरी टिश्यू सच एज प्राइमरी जाइलम इज पुश टुवर्ड्स सेंटर्स, ठीक है। अब देखो ये रिंग बनाई मैंने, ये था हमारा पेरीफेरी पे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग बास्ट बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि जो प्राइमरी जाइलम था वो क्रश्ड हो गया, ठीक है। उसी तरह जब सेंटर की तरफ हमारा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, तो जो प्राइमरी टिश्यूज है जैसे कि प्राइमरी जाइलम हो गया हमारा, वो सेंटर की तरफ पुश हो रहा है, वो और सेंटर की तरफ पुश हो रहा है जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। एंड the primary and secondary phloem of the earlier gets gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. अब जो सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो हमारा पहले बना था वो ग्रेजुअली क्रश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूड फॉर्मेशन एक तो फॉर्म भी हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है हमारा सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रही है और एक्यूमुलेशन हो रही है हमारा सेकेंडरी जाइलम की सेंटर और पिथ की तरफ। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो भी क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी जाइलम तो ऑलरेडी क्रश हो रहा था, फिर क्या हुआ कि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। तो द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, ठीक है। थोड़े बहुत अमाउंट में प्राइमरी जाइलम सेंटर में थोड़ा इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की एक्टिविटी में क्या होता है, बेसिकली देखो पेरीफेरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको वो सेल्स डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा जिसको हम लोग बास्ट बोलेंगे, ठीक है। सेंटर की तरफ जो बनाएगा डिफरेंशिएट होकर के जो हमारा फ्यू सेल्स है उसको हम लोग सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, जो कि वो या फिर वुड बोलेंगे उसको, ठीक है। अब क्या होगा कि सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से प्राइमरी फ्लोएम जो होगा वो क्रश्ड पुश्ड आउट हो जाएगा आउटसाइड की तरफ और क्रश्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि सेकेंडरी जाइलम की प्रेशर की वजह से प्राइमरी जाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ पुश्ड आउट होगा, ठीक है, और क्रश्ड हो जाए, वो पुश हो जाएगा सेंटर की तरफ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो पहले सेकेंडरी फ्लोएम जो पहले बना था और जो प्राइमरी फ्लोएम था हमारा वो ग्रेजुअली क्रश्ड हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से। हाउएवर प्राइमरी जाइलम जो था वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से पुश हो रहा था सेंटर की तरफ, इसीलिए वो मोर और लेस इंटैक्ट रह जाता है सेंटर में, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। अब बात करते हैं रे इनिशियल्स की एक्टिविटी की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पेरिक्लिनियल डिविजन्स की वजह से जो रे इनिशियल्स होता है हमारा वो पैरेनकाइमेटस सेल से कट ऑफ कर लेता है, पैरेनकाइमेटस सेल से वो कट ऑफ कर दिया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। इन रेज को हम लोग वैस्कुलर रेज भी बोलते हैं या सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग सेकेंडरी मेडुलरी रेज ही बोलते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज होता है वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को पास करता है इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, रेडियल डायरेक्शन में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को पास करेगा। कौन सा रे, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज हमारा पास आउट करता है, ठीक है। नाउ अब इसका काम क्या है, तो ये बेसिकली फूड और वाटर को कंडक्ट करता है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारे सेकेंडरी मेडुलरी रेज होते हैं वो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है।
Now, an order of development of vascular rays are both centripetal and centrifugal. ठीक है, वैस्कुलर रेज का देखो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी मेडुलरी रेज का, वो सेंट्रिपिटल भी होगा और वो सेंट्रीफ्यूगल भी होगा. ठीक है, अब जब मेडुलरी रेज सेंट्रीपिटली और सेंट्रीफ्यूगली इनका अरेंजमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हमारा प्राइमरी रिंग का फॉर्मेशन हो ही गया था. अब लास्ट में क्या होगा इसमें कि एनुअल रिंग की फॉर्मेशन होगी. मतलब सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन गई, वो फूड और वाटर कंडक्ट भी करवा रही है रेडियल डायरेक्शन में, उसकी अरेंजमेंट भी हो गई. अब क्या होगा कि अब एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, ठीक है, वो क्या होता है कि वो हमेशा सेम, ऑब्वियस सी बात है वो सेम नहीं रहेगा, वो पूरे साल में चेंज करता है क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से. बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, फिजियोलॉजिकल रीजन हो गया. तो एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, उसकी एक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से. ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो वो अफेक्ट करेगा, या बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है तो अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर डाउन हो गया है तो अफेक्ट करता है. ठीक है, तो इन टेम्परेचर रीजंस, टेम्परेट रीजंस, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहता है, उसकी वजह से एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब देखो इस चीज को समझने की चीज है. ठीक है, चलो सबसे पहले पहला डायग्राम देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये उस स्टेज का डायग्राम है जब यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले देखो ये जो है हमारा आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा एपिडर्मिस हो गया. उसके बाद कॉर्टेक्स है. याद करो कल मैंने लास्ट वीक की क्लास में मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई है. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, फिर कहाँ से वैस्कुलर कैम्बियम शुरू हो रहा है. ठीक है, तो देखो सब ये देखो, ये जो एक बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर को अगर डिटेल देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा, और उसको अगर जब देखोगे तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ब्लू कलर से जो कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम है हमारा. ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है हमारा वो है वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है, वो है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम. और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है जो रेड कलर से डिनोटेड है, ये है हमारा प्राइमरी जाइलम. ठीक है, सेंटर में तुम्हारा पिथ हो गया. ठीक है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जो बेसिक प्राइमरी ग्रोथ के पहले की स्ट्रक्चर है. ठीक है, जब प्राइमरी ग्रोथ हुआ, प्राइमरी डेवलपमेंट्स हुआ. ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं तो देखो इसमें देखो सबसे पहले ये रिंग की फॉर्मेशन देख रहे हो, ये फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम रिंग हुआ. ठीक है, ये था हमारा वैस्कुलर कैम्बियम. ये जो बीच में देख रहे थे इनके, ये था हमारा वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है, अब इन वैस्कुलर कैम्बियम में जो सबसे पहला स्टेज याद करो मैंने क्या बताया था कि वैस्कुलर कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होती है. तो ये वही हमारा ये जो सर्कल देख रहे हो ये है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. सबसे पहले ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया. अब रिंग के फॉर्मेशन के बाद याद करो मैंने क्या बताया था कि सेकेंडरी फ्यू सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं जो पेरीफेरी की तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रेड जो लाइनिंग देख रहे हो, ये वो सेल्स है जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे थे इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम को पुश आउट कर दिया और क्रश हो गया प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, अब इसमें जब प्राइमरी फ्लोएम क्रश्ड आउट हो गया तो इसके अंदर अब देखो ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, अबंडेंस में बन रहा है, और ये क्या कर रहा है हमारा, ये सेकेंडरी फ्लोएम का सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कर रहा है. तो देखो ये पेरीफेरी के अराउंड, आई टोल्ड यू कि जो पेरीफेरी के अराउंड होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी
फ्लोएम बोलते हैं या बास्ट बोलते हैं, ये जो सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वुड या सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो वुड और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि, और ये जो लाइनिंग देख रहे हो रेडियल डायरेक्शन में, आई टोल्ड यू ना, रेडियल डायरेक्शन में फॉर्मेशन होती है हमारा मेडुलरी रेज की। ठीक है, पहला बात कर रहे थे हम लोग फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की, दूसरा बात किया था हमने रे इनिशियल्स की। तो ये जो ब्लैक आउटिंग्स लाइंस देख रहे थे जो अंदर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा था, ये है हमारा मेडुलरी रेज। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही थी ये है हमारी मेडुलरी, जो कि देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों डायरेक्शन में अरेंज्ड है। ठीक है, नाउ यही जब फॉर्मेशन हो गया तो अब ये देखो ये डिफरेंशिएट करके कैसा हो गया। देखो पहले तुम्हें वैस्कुलर कैम्बियम भी क्लियर दिख रहा था, कॉर्टिकल रिंग प्लेट दिख, कैम्बियम रिंग भी दिख रही थी। अभी देखो कैम्बियम रिंग और सेकेंडरी फ्लोएम कितना कम अमाउंट में प्रेजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जब एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को वो क्रश्ड आउट कर देता है। तो ये जितना ब्लू एरिया देख रहे हो ये पूरा हमारा सेकेंडरी जाइलम हो गया। और ये जो सेंटर की तरफ देख रहे हो, ये जो सेंटर में प्रेजेंट रह गया है, ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, जो मैंने आपको बताया था कि मोर और लेस ये प्रेजेंट रह जाता है। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली ट्रांसवर्स व्यू ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, ये होता है डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, अब इसके बाद वुड्स की बात करेंगे। मालनी वेट, पेरी क्लिनिकल भी है। पेरी क्लिनिकल वो होता है मालनी, मतलब अराउंड द पेरीफेरी। ठीक है, जो अराउंड पेरीफेरी डिविजन्स होता है उसको हम लोग पेरीक्लिनियल डिविजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीक्लिनियल डिविजन्स होती है रे इनिशियल्स की, इसीलिए ये अराउंड द पेरीफेरी से तुम्हें ऐसे लाइंस अरेंज दिखेंगे जो मैंने दिखाया डायरेक्शन में अभी। सॉरी, ये पेरीक्लिनियल डिविजन्स थी इसकी। ठीक है, अराउंड द पेरीफेरी मतलब पेरीफेरी से अंदर की तरफ ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्रश्ड आउट होते हैं। ठीक है, ये देखो ये वेट वेट, इस डायग्राम को लेट मी क्लैरिफाई फॉर यू। देखो ये मैंने बताया था ना कि जब ये जाता है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को ये पियर्स कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरिक्लिनियल डिवीजन, मतलब कि अराउंड द पेरीफेरी, पेरीफेरी से ओरिजिनेट होके जो डिवीजन अंदर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? और शुड आई कंटिन्यू विद द हार्टवुड एंड सैपवुड एंड योर ऑटमवुड एंड स्प्रिंगवुड? ओके, अब बात करते हैं स्प्रिंगवुड और ऑटम वुड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, जो स्प्रिंग में जो वुड, स्प्रिंग सीजन में जो वुड की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग स्प्रिंग वुड बोलते हैं, और जो ऑटम में होगा उसको ऑटम वुड बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड हो रही है, ऑटम सीजन में ऑटम वुड हो रही है, वो तो बोलने की बातें हो गई कि ठीक है। स्प्रिंग सीजन में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वुड में चेंजेस आते हैं? ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एक्टिविटी ऑफ एनुअल रिंग्स, जब मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स की। ठीक है, जो रिंग एनुअली फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्प्रिंग सीजन में जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, वो सेकेंडरी जाइलम यानी कि जो बीच में काफी अबंडेंस में एक्यूमुलेट होती है हमारी जाइलम, जिसको हम लोग वुड बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि जो सेकेंडरी जाइलम तो होता है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम के अंदर काफी लार्ज वेसल्स और वाइडर कैविटीज प्रेजेंट होती है, उस टाइप का सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो
उस टाइप के वुड को, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। अर्ली वुड क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्रिंग पहले आता है, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में वुड्स भी अच्छे होते हैं और स्प्रिंग सीजन पहले आता है, ठीक है, तो उसको स्प्रिंग वुड या हम लोग अर्ली वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड अर्ली वुड में क्या हो रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम काफी एक्टिव है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कि लार्ज वेसल और वाइडर कैविटीज है, ठीक है। इसी का उल्टा होता है बिल्कुल विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है हमारा काफी लेस एक्टिव होता है, ठीक है, और वो काफी फ्यू सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर वेसल्स तो होता है लेकिन काफी नैरो ल्यूमेंस होते हैं, ठीक है। इसमें वाइडर कैविटीज हो रही थी, इसके अंदर काफी पतला ल्यूमेन होता है। याद करो जाइलम मैंने जब पढ़ाया था तो ऐसा पढ़ाया था कि बीच में ऐसा सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग ल्यूमन बोलते हैं वेसल्स के अंदर। तो बिल्कुल वही बात हो रही है यहाँ पे कि जब स्प्रिंग वुड में जो वुड्स होते हैं उसमें वाइडर ल्यूमेंस प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑटम वुड्स में वुड होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम कम एक्टिव होता है और जो वेसल्स के अंदर ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं वो काफी नैरो होते हैं। तो इस टाइप के वुड को हम लोग ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज अ हायर डेंसिटी। स्प्रिंग वुड में जो वुड होती है उसकी कलर काफी लाइट होती है, मतलब ऐसा लाइट, मतलब बिल्कुल ऐसे डार्क चॉकलेटी ब्राउन नहीं दिखेगा, ठीक है, थोड़ा लाइटर शेड ऑफ ब्राउन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और उसकी डेंसिटी काफी कम होती है क्योंकि कैविटीज हमारी वाइड है, ठीक है। कैविटी वाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंस कम होगा वो वुड, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन ऑटम वुड में क्या होता है कि नैरो ल्यूमेन है, तो हॉलो कैविटीज उसके अंदर कम है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी हाई होती है, प्लस वो वुड का कलर डार्क होता है, ठीक है। Now, the two kind of woods that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring, ठीक है। देखो, पहले स्प्रिंग वुड बना, फिर ऑटम वुड बनता है, फिर स्प्रिंग वुड बनता है, फिर ऑटम वुड बनता है, तो ऐसे एक ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन चलते रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी जो रिंग का ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ये दो टाइप के वुड में, स्प्रिंग वुड और लेट वुड में, इसी को हम लोग एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। और एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट की एज डिटरमाइन करनी होती है, कैसे बोल देते हैं साइंटिस्ट कि ये ट्री 200 ईयर्स ओल्ड है या ये ट्री तुम्हारा 100 साल पुराना है या 50 साल पुराना, उस वो ये जो एनुअल रिंग्स होता है उसको स्टडी करके वो एक प्लांट का एज एस्टिमेट कर देता है। मतलब कि जब ऐसे क्रॉस सेक्शन करोगे ना वुड का, मतलब क्रॉस सेक्शन किया वुड का, तो वुड के अंदर ऐसा डार्क लाइट कंसेंट्रिक रिंग्स, मतलब एक लाइट कलर का, मतलब समझो कि कैसे बताऊं मैं, पीनट बटर देखा है, पीनट बटर के कलर का दिखेगा तुम्हारा स्प्रिंग वुड, और फिर ऑटम वुड बिल्कुल ऐसे डार्क चॉकलेट की तरह दिखता है उसके कंसेंट्रिक। तो इसी ऑल्टरनेट पैटर्न में जो कंसेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो जब कट स्टेम करते हैं प्लांट्स को, अगर ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया जाता है तो ऐसा उनका अरेंजमेंट दिखता है उसके अंदर, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स का। उसकी वजह से प्लांट की एनुअल एज डिटरमिन होती है। अब अगर वुड्स को क्लासिफाई करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, मतलब जाइलम एलिमेंट उसके अंदर कैसा प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे वुड को दो टाइप्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा हार्टवुड और दूसरा होता है हमारा सैपवुड, ठीक है। तो हार्टवुड किसको बोलेंगे? हार्टवुड इज नोन एज द हार्ड, डेड, डार्क ब्राउन कलर्ड, highly lignified and non-functional central part of the secondary xylem of old trees, ठीक है। हार्टवुड किसको बोले हम लोग? देखो, वुड की बात ही कर रहे हैं तो समझ जाओ कि सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं हम लोग, जाइलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाइलम ही होता है जो वुड बनाता है, उसी को वुड बोलते हैं। फ्लोएम तो हमारा बास्ट बना रहा था, ठीक है, तो जाइलम हमारा वुड बनाता है, तो वुड की जहां भी बात हो रही है मतलब समझो जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ, तो हार्डवुड क्या होता है? हमारा हार्ड होता है, डेड होता है,
और डार्क ब्राउन कलर का होता है हाईली लिग्निफाइड एंड नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम ऑफ वुड ट्रीज। यानी कि जो नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, जो कि हार्ड होता है, डेड होता है और डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको हम लोग हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है। नाउ द डार्क कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो डार्क ब्राउन कलर हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हार्टवुड डार्क ब्राउन कलर का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिट हो चुके होते हैं, इसी वजह से ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज टैनिसेस, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, मतलब उस वुड के अंदर जितना भी रेजिन ऑयल उस प्लांट के अंदर मिलता था, जो भी गम्स मिलते थे, मतलब एरोमेटिक सब्सटेंसेस थे, वो सब वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी की वजह से सेंट्रल पार्ट में, इसी की वजह से ये वुड डार्क ब्राउन कलर का दिखता है हमें। ठीक है। Now, these substances make it hard, durable, and resistant to the attack of microorganisms and insects. Now, इसका काम क्या है? ये जो सब्सटेंसेस जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां पे, वो क्या करते हैं कि इसको हार्ड बना देते हैं। इसके अंदर काफी ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और ये रेजिस्टेंट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के अटैक के थ्रू। ठीक है। नाउ द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। ऑब्वियस सी बात है, हार्टवुड कैसे कंडक्ट करेगा वाटर, जब हम लोग पहले ही सेंटेंस में बोल रहे हैं कि ये डेड होता है। ठीक है। तो हार्टवुड हमारा डेड सेकेंडरी जाइलम होता है, तो ये वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेगा प्लांट को, क्योंकि ये काफी हार्ड हो चुका है, ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर ज्यादा है, तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा सैपवुड। ठीक है। नाउ द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड। ठीक है। हार्डवुड का बिल्कुल उल्टा हो गया सैपवुड हमारा। यानी कि जो पेरिफेरल रीजन में सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है वो लाइट कलर का होता है और उसको हम लोग सैपवुड बोलते हैं। मतलब समझो ये एक वुड की अगर मैंने क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, तो ये आउटर सरफेस पे जो प्रेजेंट है हमारा लाइट कलर का वुड सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बचता तो सेकेंडरी वुड की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो होता है हमारा, ये लिविंग होता है सबसे पहले। ठीक है। ये लाइट कलर का होगा तुम्हारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड। ठीक है। वही जो हमारा ये सेंटर पार्ट होगा, ठीक है, वो जो होगा, ये जो सेंटर पार्ट है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। ये जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया, ये हार्ड होता है, ये डार्क होता है और ये डेड होता है। ठीक है। वही इसको हम लोग हार्टवुड बोलते हैं। इसको हम लोग बाहर का जो पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, जो कि लिविंग है, जो लाइट कलर में होता है, उसको हम लोग सैपवुड बोलते हैं। ठीक है। तो हार्डवुड का काम था कि ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर कंडक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि ये डेड है, लेकिन सैपवुड तो हमारा लिविंग है, इसलिए सैपवुड जो है हमारा वो कंडक्ट करता है वाटर को। ठीक है। सैपवुड विल कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है। रूट से लेकर के लीव्स तक ये वाटर कंडक्शन का काम करता है। तो ये वाटर कंडक्शन करवा ही रहा है, और अंदर जो हमारा हार्टवुड है वो हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। नाउ ये तो हो गया स्टीलर रीजन की बात। अब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हमारा कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो कॉर्ड कैम्बियम क्या करता है कि as the stem continues to increase in growth due to the activity of vascular cambium। देखो अभी vascular cambium की एक्टिविटी मैंने पढ़ा दी थी आपको कि बीच में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ। ठीक है। नाउ द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। ये वुड तो है, वाटर कंडक्ट हो रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव सेल लेयर भी तो चाहिए होगी प्लांट को। बाहर से अगर किसी ने अटैक किया तो एक सेल लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए वुड के अंदर।
तो जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस की लेयर होती है वो तो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही थी। मैंने दिखाया था आपको कि कॉर्टिकल लेयर, लास्ट डायग्राम में देखो मैंने दिखाया था कि जब सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ और जब सेकेंडरी जाइलम वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हमारा जो आउटर कॉर्टिकल लेयर था और एपिडर्मिस लेयर था वो टूट रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको रिप्लेस करने की तो जरूरत है, न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर तो चाहिए, हमें चाहिए। ठीक है, तो सूनर और लेटर क्या होता है, दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको कि हम लोग कॉर्ड कैम्बियम बोलेंगे या फेलोजेन बोलेंगे, वो डेवलप हो जाता है कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉर कैम्बियम है या फेलोजेन है उसका डेवलपमेंट होगा। मतलब या तो वो जल्दी भी हो सकता है या तो वो बाद में भी होगा, लेकिन डेवलपमेंट होगा उसका, क्योंकि प्लांट को एक प्रोटेक्टिव सेल लेयर चाहिए। वाटर कंडक्शन हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर भी तो प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो फेलोजेन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। फेलोजेन एक थिक लेयर होती है, मतलब ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, फेलोजन के जो हमारे सेल्स होंगे यानी कॉर्ड कैम्बियम के सेल्स जो होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, नैरो होता है और थिन वॉल्ड होता है। ये जो सेल होगा वो नैरो होगा और थिन वॉल्ड होगा। ठीक है, नाउ फेलोजेन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स। फेलोजेन का जो सेल्स होगा कट ऑफ करता है वो दोनों साइड से कट ऑफ करता है। ठीक है, now the outer cells differentiate into cork or phellum while the inner cells differentiate into secondary cortex or phallodrum। ठीक है, यानी कि फेलोजेन का जो सेल दोनों साइड से कट ऑफ हो रहा है, तो आउटर जो सेल बनाएगा उसको हम लोग कॉर्क बोलेंगे या फेलम बोलेंगे, और जो इनर साइड का है उसको हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोड्रम बोलेंगे। आउटर सेल इज फेलम और इनर सेल फेलोड्रम होता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके इन चीजों को पढ़ो। ठीक है, तो देखो जो हमारा कॉर्क और फेलम था जिसको हम लोग आउटर सेल बार बार बोल रहे हैं कि आउटर सेल को कॉर्क और फेलम बोल रहे हैं, तो कॉर्क इज फॉर्म बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये जो कॉर्क या फेलम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफरेंशिएशन के बाद जो आउटर सेल्स है कॉर्क कैम्बियम की, वो ये कॉर्क और फेलम बनाती है। ठीक है, the cork is impervious to water due to suberine deposition in the cell wall। ठीक है, यानी कि समझो कि जो प्लांट का सबसे बाहर का जो सेल लेयर है वो तुम्हारा फेलम है। ठीक है, ये सबसे बाहर का सेल लेयर होता है। तो फेलम जो होता है वो वाटर से इम्पीरियस होता है, क्योंकि उसको उसको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबरीन डिपोजिशन होती है उसकी सेल वॉल में। ठीक है, अब जो दूसरा आता है हमारा वो फेलोडम आता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स बिकॉज इट डेवलप्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जैसे फेलम को हम लोग कॉर्क बोल रहे थे वैसे ही फेलोड्रम को हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होता है। ठीक है, अब देखो फेलम के बाद जो दूसरा लेयर दिखेगा थिन वॉल्ड हमें, दैट सेकेंड लेयर इज आवर फेलोड्रम। ठीक है, इस सेकेंड लेयर को हम लोग फेलोड्रम बोलते हैं। अब पेरीडर्म क्या है? तो फेलोजेन एंड फेलम एंड फेलोड्रम आर कलेक्टिवली नोन एज पेरीड्रम। मतलब जो फेलोजेन है, फेलम है और फेलोड्रम है, उनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं पेरीड्रम। ठीक है, नाउ दीज ऑल आर द प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स, ये प्लांट के प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स होते हैं। ठीक है, एंड दैट ग्रो आफ्टर द रप्चर ऑफ एपिडर्मिस एंड आउटर कॉर्टिकल लेयर्स ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो देखो जो हमारा प्लांट होता है ना, उसमें प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। जब प्लांट का बॉडी प्राइमरी स्टेज में है, प्राइमरी प्लांट बॉडी है, तो उसके अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलता है हमें। याद करो मैंने बताया था जब मैं आपको एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ा रही थी, तो मैंने बनाया सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, उसके बाद कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट है, उसके बाद तुम्हारा पेरीसाइकिल प्रेजेंट था, फिर पिथ प्रेजेंट था। तो ऐसे ऐसे मैंने लेयरिंग पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टिकल लेयर रप्चर कर जाता है प्राइमरी प्लांट बॉडी से, तब ये प्रोटेक्टिव सेल लेयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो क्या क्या होता है हमारा फेलोजम, फेलम और फेलोड्रम। ठीक है, नाउ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्ड कैम्बियम, प्रेशर बिल्ड्स अप इन ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लॉग ऑफ। ठीक है, कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि प्रेशर बिल्ड हो जाएगा पेरिफेरल लेयर्स पे, जो भी
फेलोजेन के जो बाहर के लेयर्स और प्रेजेंट है उनमें एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है और अल्टीमेटली वो लेयर्स डाई मर जाते हैं और गिर जाते हैं, टूट के उस प्लांट बॉडी से वो स्लॉग ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। दोज थिंग्स आर, अब देखो बार्क, ठीक है। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, ठीक है। देखो बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैंने जब आपको ये देखो, ये जो सबसे आउटर लेयर देख रहे हो, ये प्लांट में हमेशा ये देखा होगा, ये डायग्राम देखो तो किसी भी अगर लकड़ी को देखते हो, किसी भी प्लांट की स्टेम को देखते हो तो ये बाहर से ऐसा लेयर दिखता है, ऐसा टूटा टूटा सा स्ट्रक्चर दिखता है ना, ठीक है। नाउ bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambium. vascular cambium से exterior जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, क्योंकि देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि अगर हम लोग वुड की बात करें तो वुड के बाहर तो सेकेंडरी फ्लोएम ही बच रहा है ना हमारा, ठीक है। तो बार्क रेफर्स टू द नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, यानी कि इसके अंदर पेरिड्रम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। Now bark that is formed early in the season is called early or soft bark. जो early बनता है उसको soft bark बोलते हैं, जो बाद में बनेगा या end season में बनेगा उसको late या hard bark बोलेंगे, late bark या hard bark बोलते हैं, ठीक है। यानी कि समझो ना, bark बस हमारा वो हो गया कि जो भी vascular कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बार्क। मतलब ये जो हमारा सैपवुड और हार्डवुड था, ये वुड था, पूरा सेकेंडरी जाइलम था, उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट का बना फेलोजेन और फेलोड्रम, और जो तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम बचा हुआ है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, ठीक है। अब एक और वर्ड आती है इसमें, लेंटिसिल्स, ठीक है। एट सर्टेन रीजंस द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्ड सेल्स, ठीक है। देखो लेंटिसिल्स क्या हो गया हमारा, कि बहुत सारे जगह क्या होता है कि फेलोजन जो होता है वो कट ऑफ कर लेता है जो भी हमारा पैरेन्काइमेटस सेल, जो एक दूसरे के आपस में, मैंने बताया कि एक रेक्टेंगुलर थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है फेलोजेन, ठीक है। तो बीच बीच में ये क्या होता है, ये कट ऑफ कर लेता है, ठीक है। These parenchymatous cells soon rupture the epidermis during a lens-shaped, forming a lens-shaped opening called lenticels, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थे वो बहुत जल्दी ही एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं और ये क्या करते हैं, एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं, इसीलिए इसको लेंटिसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है। अब लेंटिसल्स का काम क्या है, लेंटिसल्स हर चीज, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कोई चीज बनती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो लेंटिसल्स क्या करता है कि वो परमिट करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में, ठीक है। यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको परमिट करता है ये, यानी कि अंदर जो भी हमारे इंटरनल टिश्यू है स्टेम्स के और जो आउटर सराउंडिंग है हमारा, उसके बीच में ये गैशियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। और दूसरा इसका रोल है कि ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, और जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसल्स करवाता है उसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेंटिसल्स मेजॉरिटी ऑफ द वुडी ट्रीज में मिलता है, ठीक है। जितने भी थिक थिक वुडी ट्रीज देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये कॉर्ड कैम्बियम है हमारा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, देखो यहाँ पे ये एपिडर्मिस को रप्चर कर रहा है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स कहीं कहीं से ब्रेक हो गया है और ये एपिडर्मिस को रप्चर कर रहा है, यही है हमारा लेंटिसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं डाइकोट रूट के बारे में। तो देखो डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, आज हम लोग सिर्फ डाइकोट डाइकोट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मोनोकॉट में तो होती नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम तो बात कर ली हम लोग। अब डाइकोट रूट की अगर बात करें तो डाइकोट रूट जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है डाइकोट रूट्स में, वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम तुमको पहले प्रेजेंट नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल सेकेंडरी होता है। Now, it originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue, ठीक है। देखो
ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर तो पहले से प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने मोनोकॉट स्टेम की बात की, तो उसमें तो फ्लोएम के अंदर ये फ्लोएम था हमारा, ये जाइलम था, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट थी। लेकिन इसमें तो वैस्कुलर कैम्बियम बिल्कुल सेकेंडरी होता है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा। तो जो हमारा फ्लोएम बंडल्स है, ठीक है, उसके नीचे जो हमारा पेरीसाइकिल, एक पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू प्रेजेंट है। मैंने बताया था कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकिल आता है। तो जो पेरीसाइकिल टिश्यू प्रेजेंट, मतलब डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो, ये हमारा एपिडर्मिस था, फिर कॉर्टिकल लेयर था, फिर पेरीसाइकिल था। पेरीसाइकिल के अंदर कुछ ऐसा फ्लोएम अरेंज था। तो ये फ्लोएम, यहाँ जो पेरीसाइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्लोएम बंडल के नीचे जो पेरीसाइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, उस above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular, ठीक है। एक कंटिन्यूस वेवी रिंग का ये पेरीसाइकिल टिश्यू फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऐसा वेवी रिंग बनाता है जो बाद में एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। मतलब पहले वो रिंग वेवी थी, वो कौन सी थी, जो पेरीसाइकिल टिश्यूज है, फ्लोएम बंडल के नीचे एक पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यूज प्रेजेंट है, वो पेरीसाइकिल टिश्यू फॉर्म कर रही है एक कंप्लीट कंटिन्यूअस वेवी रिंग, जो कि बाद में सर्कुलर बन जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज एसेंशियल इन रूट्स टू प्रोवाइड। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों जरूरत होती है, देखो रिंग बन गया ना, तो रिंग बनने के बाद ये इतना बताने का तुमको रीजन यही था कि वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन कैसे होगी। अब रिंग फॉर्मेशन होने के बाद इसमें भी वही एक्टिविटीज होने लगती है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ क्यों इसेंशियल होता है रूट्स में, तो सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए इसेंशियल होता है रूट्स में ताकि वो एरियल पार्ट्स जो ग्रो कर रहा है उसको, प्लांट का, उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। क्योंकि रूट तो बहुत थिन होता है, जो प्राइमरी रूट्स हो रहे हैं वो तो बहुत थिन हो रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए जरूरी है ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके प्लांट को, ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और जो भी प्लांट में जो भी वाटर मिनरल्स की जरूरत है उसको फुलफिल कर सके। क्योंकि देखो ट्रीज तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ट्रीज बहुत बड़ा हो गया, वुडी हो गया, लेकिन अगर रूट वीक रहा तो ट्री तो गिर जाएगा। ट्री को तो अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, उसको अगर पेड़ बड़ा हो रहा है लेंथ में, ग्रिथ में, तो उसको उतना ही वाटर और मिनरल्स भी तो चाहिए। तो उतना वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने के लिए रूट भी तो हमारा उतना पोटेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए ना। तब ना वो रूट ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करवा करके कंडक्शन के प्रोसेस में प्लांट को हेल्प कर पाएगा, ताकि फिर जो हमारा स्टेम है वो वाटर कंडक्ट करके लीव्स तक ले जाए, और इनकी जो एक डाइट है, इनका जो एक फूड है वो पूरा हो पाए। वरना पता चला प्लांट को तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर रूट्स वीक रह गए, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ, प्राइमरी ग्रोथ ही रह गया रूट्स में, तो रूट तो थिक, इनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, रूट को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर मिनरल्स कंडक्ट होंगे। इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ जरूरी होती है डाइकोट रूट्स में। अब देखो यही डायग्राम जो मैं तुम्हें तभी से समझा रही थी कि इसको इमेजिन कर पा रहे, देखो ये आउटर लेयर है हमारा जिसको एपिडर्मिस बोले, उसके बाद आया कॉर्टेक्स हमारा, ठीक है, ठीक है, कॉर्टेक्स आया, उसके बाद देखो इसके अंदर ये प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये जो देख पा रहे हो, ये जो सबसे इनर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारा है पेरीसाइकिल, ठीक है। इसी पेरीसाइकिल का टिश्यू जो बिल्कुल ये प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जो है पेरीसाइकिल के टिश्यूज, यही हमारा कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यही हमारा कैम्बियम रिंग बनाएगा, ठीक है। ये देखो इसके बाद देखो यहाँ पे एक रिंग एक्स्ट्रा हो गई ना, जो कि कैम्बियम रिंग बना रहा है। अब देखो थर्ड स्टेज की अगर बात करो, तो मैंने आई टोल्ड यू कि एक एपिडर्मिस का लेयर है, फिर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी, ये जो रिंग बनाया ये अभी वेवी वेवी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम है। उसके बाद सब कुछ वही होता है, सेम ही हुआ कि प्राइमरी फ्लोएम है, फिर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम रीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यही रिंग कुछ टाइम के बाद सर्कुलर रिंग बन जाती है, और बिल्कुल प्राइमरी फ्लोएम, ये तुम्हारा प्राइमरी जाइलम हो गया जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो मैंने तभी भी बताया था कि प्रेजेंट होगा। इसके बाहर ये जो देख रहे हो पिंक सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम हो गया। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हो गया हमारा
सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद का लेयर वही हमारा कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। तो रिंग जो होती है वो पहले वेवी होगी और बाद में वो रिंग जाकर के एक सर्कुलर रिंग बना देगी। लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि इसके फ्लोएम में पहले से वैस्कुलर रूट्स में हमारा वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से रूट्स में क्या होता है, टोटली सेकेंडरी होता है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, ठीक है। देखो पहला ये डायग्राम में देखो तो वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्यों हुआ वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन? अब किससे होता है, तो जो फ्लोएम के बिल्कुल नीचे जो पेरीसाइकल के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा फ्लोएम हुआ ना, इसके जस्ट बीनीथ जो ये पेरीसाइकल का टिश्यू प्रेजेंट है, यही हमारा बनाता है, कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये देखो ये कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे ये कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन कर दी इसने, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें कोई डाउट है मालिनी? कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट के बारे में तो आज कल से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मालिनी, वन थिंग मोर आई वांट टू आस्क यू कि प्लांट फिजियोलॉजी में इज इट ओके ना कि मैं ट्रांसपोर्टेशन से पहले शुरू करूं, और एनी अदर चैप्टर यू वांट मी टू कवर फर्स्ट? वरना मैं आई वाज थिंकिंग टू जस्ट गो इन द सीक्वेंस कि प्लांट फिजियोलॉजी में पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा लेती फिर मिनरल न्यूट्रिशन। ओके मालिनी, कूल, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कल कर लेते हैं हम लोग को, नो इश्यूज विद दैट। ओके ओके मालिनी, गो फॉर यू, क्योंकि मैम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है मैंने। कूल मालिनी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से शुरू कर लेते हैं फिर हम लोग, नो वरीज। ओके।